सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं और एक और वीडियो लेकर आया हूँ। काफी एक काम का वीडियो रहेगा, आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। इसका सब्जेक्ट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर इंक्लूजन ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑब्लिक डिपेंडेंट रिलेटिव एक्सेट्रा एंड पास पीटीओ। जैसा कि आपको मालूम है, सभी रेलवे जो एम्प्लॉय होते हैं इंक्लूडिंग ऑफिसर और डिपेंडेंट्स जो भी हैं और रिटायरमेंट के बाद जो एक्स रेलवे एम्प्लॉय हैं उनके मेंबर्स हैं, उन सबको रेलवे से पास और पीटीओ की सुविधा मिलती है। पीटीओ सिर्फ सर्विंग को मिलता है। तो उसके अंदर जो फैमिली मेंबर्स और डिपेंडेंट को जो इंक्लूड करने की बात आ रही है, तो उसके लिए कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं सभी ऑफिस में। चूंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रैक्टिस चल रही थी और कुछ इस तरह की ग्रीवेंसेस कंप्लेंट्स हुई थी जिसमें काफी ज्यादा लोगों को कुछ हैरान परेशान किया जा रहा था, तो रेलवे बोर्ड ने इसके ऊपर काम किया और रेलवे बोर्ड ने एक लिस्ट जारी की है। तो मैं आज इसी पर बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ। Consequent to digitization of past PTO and automation of its issuance, standardization of document required for inclusion of family members, dependent relative, etc. for all kinds of passes, PTO has been engaging both citizen। तो जो अभी डिजिटाइजेशन हुआ है HRMS वगैरह में जो पास पीटीओ आ गए हैं काफी मामला सिनेरियो काफी चेंज हो गया है। तो रेलवे बोर्ड को इसने इस बारे में काफी ध्यान आकर्षित किया गया है और उसके साथ ही सजेशंस ऑब्लिक कमेंट्स ऑफ रेलवे पीयू सीटीआईएस रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन वर आल्सो कॉल्ड फॉर वाइड लेटर सेटेड अंडर रेफरेंस फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ द सेम। फिर रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में सजेशन और कमेंट्स मांगे सभी रेलवे से, प्रोडक्शन इंस्टीट्यूट सीटीआई और रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन से सजेशन मांगे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द सजेशन एंड कमेंट्स रिसीव्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट, द टेबल ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एंड द फॉर्मेट फॉर डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन फाइनलाइज्ड इन द बोर्ड आर एनक्लोज्ड एज एनेक्सर 1 और 2 फॉर द यूज ऑफ एंटायर इंडिया। तो पूरा जितने भी सजेशंस कमेंट्स आए हुए उसके ऊपर फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन, यानी कोई आश्रित किसी भी कर्मचारी के ऊपर या पेंशनर के ऊपर आश्रित है या नहीं है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसके ऊपर रेलवे बोर्ड ने अब फाइनल कर लिया है। अब किसी भी ऑफिस को अपना दिमाग नहीं लगाना है। रेलवे बोर्ड ने उसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अब आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस किस सिनेरियो में, किस किस सर्कमस्टांसेस में, किस किस मामले में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए। तो रेलवे बोर्ड ने ये जारी किया। थर्ड में काफी अच्छा स्पष्ट लिखा है, पास इश्यूइंग अथॉरिटी आर एडवाइज टू डिमांड ओनली द डॉक्यूमेंट स्टिपुलेटेड इन द एनेक्सर्स एंड नॉट इंसिस्ट ऑन प्रोडक्शन ऑफ एनी अदर डॉक्यूमेंट विच माइट हैव बीन इन यूज इन पास। तो अब रेलवे बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि जो पास इश्यूइंग अथॉरिटी है वो वही डॉक्यूमेंट मांगे जो एनेक्सर अभी 1 और 2 होंगे, उसमें जो बताया गया है वही डॉक्यूमेंट आपको मांगने हैं। पहले जो पुराना जो सिस्टम चल रहा था जो एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगने का, वो नहीं मांगना है। और ये भी कहा है कि अगर किसी भी मामले में फिर भी अगर कोई एम्बिग्यूटी रहती है, यानी कोई डाउट रहता है किसी मामले में, तो जो पर्सनल डिपार्टमेंट का जो एसएजी ऑफिसर होगा वो उस मामले में निर्णय लेगा। ही विल बी द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ऐसे मामले में वो सक्षम अधिकारी रहेगा। तो ये अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट में, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। टेबल ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इंक्लूजन ऑफ फैमिली मेंबर्स, डिपेंडेंट रिलेटिव एक्सेट्रा एंड पासपोर्ट। कोई भी कर्मचारी अधिकारी है या फिर रिटायर होने के बाद रेलवे कर्मचारी या उसकी जो विडो है या डाइवोर्स है जो भी है, तो अगर उस मामले में डिपेंडेंट रिलेटिव और फैमिली मेंबर की क्या डेफिनेशन है, क्या हम उसके ऊपर बात करेंगे। इंक्लूजन ऑफ स्पाउस, यानी पत्नी है या अगर फीमेल रेलवे एम्प्लॉय तो उसका पति जो भी, उसके लिए सिंपल एक डिक्लेरेशन का सफिशिएंट है, या फिर और वेडिंग इन्विटेशन, यानी शादी, कई जगह इसमें 3 चीजें लिखी है, सेल्फ डिक्लेरेशन, वेडिंग इन्विटेशन और मैरिज सर्टिफिकेट। तो रेलवे में कई जैसे रेलवे कर्मचारी हैं जिसके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं हो, कोई इंडिया में कई जगह मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता, कई जगह होता है। तो ऐसे मामले में अगर शादी का जो आपका जो पत्री होती है वो चलेगा, या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन भी चलेगा। और एक और उन्होंने कहा था रेगुलर इंटरवल, यहाँ बताया हुआ रेगुलर इंटरवल, इसका मतलब होता है कि आपको फ्रीक्वेंसी कितने टाइम में आपको देना है, हर साल में देना है कि 2 साल में देना है। जैसे लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर्स का होता है जो हर साल देना होता है नवंबर में, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी पूछा गया कितना है, तो उन्होंने कहा नॉट रिक्वायर्ड, यानी एक बार आपने दे दिया है इसको फिर आपको लाइफ टाइम में दोबारा देने की जरूरत नहीं है। जब तक आप सेकंड मैरिज नहीं कर लेते तब तक अगर सेम वाइफ है तो वो आपको कंटिन्यू करना है। दूसरा, इंक्लूजन ऑफ अनमेरिड डॉटर। अनमेरिड डॉटर के बारे में और बच्चों में यही सब बताया हुआ, 21 साल के बच्चे, उनके लिए कहा गया है कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट कुछ भी होगा वो चलेगा अपने बच्चों के लिए,
और उसके वही फ्रीक्वेंसी एक बार दे दिया आपको, फिर बाद में उसको देने की जरूरत नहीं, वही आपका कंटिन्यू रहेगा। चौथे में कहा गया इंक्लूजन ऑफ फुल टाइम स्टूडेंट सन ऑफ एज 20 ईयर्स एंड अबव, यानी जैसा कि आपको मालूम है कि गर्ल ऑफ एनी एज के लिए आपको एक बार वन टाइम देना है, लेकिन लड़के के मामले में, जो सन के मामले में 21 साल तक जो है उसको दे देना है। 21 साल के बाद अगर वो बोनाफाइड स्टूडेंट होगा तभी उसको मिलेगा। तो 21 साल से बड़े लड़के के लिए कहा गया है बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट बीएससी एंड डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन, यानी दोनों चीज देनी पड़ेगी। 21 साल का होता है, पास में जनरली नाम हट जाता है, लेकिन वो अगर स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है, तो उसके पास कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अब साथ में डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन भी देना है। उसका जो फॉर्मेट है नीचे दिया हुआ है, तो इसमें कहा गया है कि जो डिपेंडेंट बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट होगा वो आपको हर साल के लिए देना है, बीएससी ऑफ करंट एकेडमिक ईयर और एनी फीस रिसिप्ट, कोई भी फी रिसिप्ट चलेगा इसके अंदर अगर आपको सर्टिफिकेट है। लेकिन इसमें एक इशू आएगा। एक तो मैं क्लियर कर दूं स्टार्टिंग में कि जो भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं अभी तक, सभी में जो भी मैंने अपनी बात कही है वो मेरे अपने विचार है, सरकार के ना है, नहीं है। इसको प्लीज ऑफिशियली ना लें। ये जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ मेरा इंटरप्रिटेशन है, जो सही या गलत हो सकता है, लेकिन ऑफ द बेस्ट ऑफ नॉलेज मैं अपनी बात रख रहा हूँ। तो यहाँ उन्होंने फी रिसिप्ट कही है, लेकिन इसमें एक इशू, जब प्रैक्टिकल हम डील करने जाते हैं तो जनरली जैसे अभी 2025 चल रहा है दिसंबर, तो कोई भी अगर 25 का रिसिप्ट देता है तो वो समझ सकते हैं कि 25-26 का, लेकिन 26 में आपको किस डेट तक उसको पास देना है वो इशू हमें से आएगा। तो मेरा ये मानना है कि साथ में एक उनको एक सर्टिफिकेट देना होगा कि एकेडमिक सेशन या जो है वो कब से कब तक फॉर्म और टू आना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको मेरे ख्याल से कोई भी सेशन जो है 31 मार्च तक देने में किसी को दिक्कत नहीं आएगी। मार्च के बाद कई सेशन जून तक होते हैं, कोई जुलाई होता है, कोई सितंबर भी हो सकता है। तो आपको अगर मार्च के बाद चाहिए तो आपको फॉर्म और टू वाला सर्टिफिकेट देंगे तो फिर कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो फिर आपको थोड़ा डिस्प्यूट हो सकता है। तो फिर रिसिप्ट के अलावा आपको अगर सेशन का भी अगर डिटेल्स आप दे पाते हैं इसके अंदर तो फिर आपके लिए अच्छा रहेगा। Similarly, inclusion of son of the age 21 years above who is engaged in research work and do not get scholarship stipend, अगर कोई बच्चा है आपका वो रिसर्च वर्क में एंगेज है और वो स्टाइपेंड नहीं ले रहा है, तो उसमें कहा गया है academic admission letter issued by recognized institution with details whether scholarship stipend is paid or not with total period of engagement। यहाँ देखिए टोटल पीरियड में हाईलाइट किया हूँ, मतलब या तो आप हर साल दें, लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी नॉट रिक्वायर्ड किया, यानी एक बार आपने टोटल पीरियड का दे दिया फिर आपको बार बार देने की जरूरत नहीं है। और डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन आपको जैसे ही लड़का 21 साल का ऊपर हो गया आपको हर साल देना पड़ेगा, हर बार देना पड़ेगा। अगर 4 साल एक बार पीरियड के लिए, टोटल पीरियड के लिए दे दिया आपको, फिर शायद दोबारा डिपेंडेंसी भी देने की जरूरत नहीं है। इंक्लूजन ऑफ सन ऑफ एज 21 ईयर्स एंड अबव हु इज वर्किंग एज ए आर्टिकल क्लर्क अंडर द चार्टेड अकाउंट्स, चार्टेड अकाउंट में आपका बंदा काम कर रहा है एज आर्टिकल क्लर्क, उसमें भी सेम वही कहा गया, टोटल पीरियड का आपने दे दिया है आर्टिकलशिप के लिए तो फिर आपको दोबारा फ्रीक्वेंसी दोबारा देने की जरूरत नहीं है। और डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन भी देना है, यानी वो आप पे आश्रित है, उसका एक सर्टिफिकेट नीचे बताया हुआ है नेक्स्ट 2 में, उस पर हम बात करूंगा, तो वो आपको देना है। इंक्लूजन ऑफ सन डॉटर हु इज ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी हैंडीकेप आपका बच्चा है, तो ऐसे में सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी एज पर जो हमारा राइट टू पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 जो है उसके अंदर जो सर्टिफिकेट है वो आपको देना पड़ेगा। इन केसेस वेरेवर एप्लीकेबल डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन, यानी अगर बच्चा 21 साल से छोटा है तो जरूरत नहीं है, जैसे 21 साल से बड़ा हो जाता है तो फिर आपको वो सर्टिफिकेट देने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक बार देना, बार बार आपको नहीं देना है। इंक्लूजन ऑफ विडो डॉटर डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द हस्बैंड ऑफ विडो, जब भी विडो डॉटर का पेंशन का मामला आता है या पास की बात आती है उसको इंक्लूड करना है तो आपको हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट देना है, साथ में डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन भी देना है आपको। इंक्लूजन ऑफ लीगली डाइवोर्स डॉटर, अगर आप लीगली डाइवोर्स डॉटर को इंक्लूड करना चाहता है तो डिग्री आपको चाहिए, डाइवोर्स डिग्री कोर्ट से, कोर्ट ऑफ लॉ से आपको डाइवोर्स डिग्री मैंडेटरी देनी। जब तक आपको डिग्री नहीं मिलेगी, या कई बार कोर्ट केस चल रहा होता है तो आप ऐड नहीं कर सकते जब तक कि डिग्री नहीं मिल गई। ये बात आपको पेंशन पे भी लागू होता है। दोनों मामले में जो बेनिफिट मिलेगा तभी से मिलेगा जब डिग्री हाथ में होगी, और उसके बाद डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन भी देना है। फ्रीक्वेंसी नहीं है, एक बार दे दिया आपको तो वो कंटिन्यू रहेगा। स्कूल चेक पास की बात कही है तो स्कूल चेक पास जो मिलेगा बच्चों के लिए, बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट चाहिए। एम्प्लॉयर्स रिक्वेस्ट विद डिटेल्स ऑफ ओकेजन्स फॉर ट्रेवल, नो डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन इज रिक्वायर्ड। जनरली लोग इंस्टीट्यूशन मांगते हैं कि वहां छुट्टी है कि नहीं है, जनरली 3 दिन से ज्यादा की छुट्टी होती है तो मिलता है, 6 सिंगल सेट मिलते हैं।
तो उसमें इसमें क्लियर कर दिया है कि एम्प्लॉय की सिर्फ रिक्वेस्ट अगर आ गई है वो ओकेजन बता देगा तो उसमें इशू कर देना है। इंस्टीट्यूशन या जो भी कॉलेज से वहां से डॉक्यूमेंट जरूरत नहीं है। साफ ये कई इश्यूज में आता है डिस्प्यूट, तो यहाँ रेलवे बोर्ड ने बड़ा अच्छा क्लियर कर दिया है। इन केस वेर एवर एप्लीकेबल डिपेंडेंसी, यानी लड़का जो 21 साल से ऊपर है तो फिर आपको डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट भी देना है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि अगर फ्रीक्वेंसी में लिखा हुआ है कि हर साल आपको देना पड़ेगा, और साथ में एम्प्लॉय की एप्लीकेशन भी, जब भी उसको छुट्टी जाना है पास चाहिए आपको तो एम्प्लॉय की एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट भी देनी पड़ेगी विथ डिटेल्स ओकेजन आपको बताना पड़ेगा। स्कूल कार्ड पास जो होता है आपका, उसमें भी बीएससी सर्टिफिकेट लगेगा और हर साल आपको देना है। साथ में डिपेंडेंसी, अगर बच्चा 21 साल से बड़ा है तो आपको डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन भी देना है। इंक्लूजन ऑफ एडॉप्टेड चाइल्ड, एडॉप्टेड चाइल्ड के बारे में लोग पूछते हैं कि क्या बेनिफिट मिलता है। तो एडॉप्टेड चाइल्ड के बारे में जनरली रिसेंटली मुझे किसी ने पूछा था तो मैंने उसको यही बताया था कि जनरली एडॉप्शन, अगर आपका प्रूफ एडॉप्शन वैलिड एडॉप्शन होना चाहिए, उसके लिए आपका जो लीगल डिपार्टमेंट है उसको वेरीफाइड करता है कि एडॉप्शन वैलिड है या नहीं है। तो एक बार वहां से वैलिड होने के बाद जनरली सारे सारे बेनिफिट मिलते हैं जो आपके बच्चों को मिलते हैं, वो सेम टू सेम उस पर भी लागू होते हैं। बस आपको प्रूफ ऑफ एडॉप्शन चाहिए जो कि वैलिड होना चाहिए, दैट विल बी सर्टिफाइड बाय द लीगल सेक्शन ऑफ योर ऑफिस। इंक्लूजन ऑफ डिपेंडेंट विडो मदर, विडो मदर को आपको इंक्लूड करना है तो फादर का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, साथ में डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन भी चाहिए। इंक्लूजन ऑफ विडो डाइवोर्स मदर को इंक्लूड करना है तो सेम डाइवोर्स डिग्री चाहिए और डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन चाहिए आपको। इंक्लूजन ऑफ अनमेरिड सिस्टर, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द फादर ऑफ रिले सर्वेंट, जितने भी देखिए ब्रदर सिस्टर जो होते हैं, फादर की जो फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, फादर की फैमिली में आपके मदर आती है, ब्रदर सिस्टर सब आते हैं, तो वो सारी फादर की फैमिली होती है, वो सारे आपको डिपेंडेंट रिलेटिव में आएंगे। उसके लिए पहला डॉक्यूमेंट होगा फादर की जो परिवार है, यानी आपकी माँ और आपकी बहन और भाई, उसके लिए सबसे पहले फादर का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, तभी आपके वो लोग आपके उसमें शामिल होंगे, अदरवाइज वो नहीं। जब तक फादर, कई लोगों का सवाल आता है कि सर हमारे फादर कमा नहीं रहे हैं, खेती करते हैं, तो क्या उनको इंक्लूड किया जा सकता है? तो मदर और आपके ब्रदर सिस्टर को किसी भी तरह बेनिफिट देने के लिए सबसे पहले कंडीशन होनी चाहिए फादर का डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। फादर अगर अलाइव हैं तो कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, चाहे आप कोई भी जस्टिफिकेशन दे, रेलवे बोर्ड इस चीज को नहीं मानता है। तो मदर और फादर, ब्रदर सिस्टर को अगर ऐड करना है तो सबसे पहले आपको फादर का डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उसके बाद वो लोग आपके बेनिफिशियर्स में काउंट होंगे। तो यहाँ आपने जैसे बता दिया सिस्टर, विडो सिस्टर जितने भी हैं वो डेथ सर्टिफिकेट फादर का आ गया, उसके बाद फिर डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट। विडो में फादर का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए और विडो के हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट भी चाहिए, और फिर डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन चाहिए। सिमिलरली डाइवोर्स में भी सेम है, फादर का डेथ सर्टिफिकेट और सिस्टर अगर डाइवोर्स है तो डाइवोर्स डिग्री चाहिए आपको, डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन चाहिए। इंक्लूजन ऑफ ब्रदर स्टेप ब्रदर हु हैज नॉट अटेंड द एज ऑफ 21, अगर ब्रदर भी है तो सेम वही फादर का डेथ सर्टिफिकेट और डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन सभी में चाहिए आपको। 21 साल से बड़ा लड़का है तो उसके लिए आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट, फादर का सर्टिफिकेट, जैसा कि मैंने कहा पहली रिक्वायर कंडीशन होगी। सेकंड, बोनाफाइड स्टूडेंट, अगर वो 21 साल से बड़ा है, छोटा है तो जरूरत नहीं है। और 21 साल से छोटा में डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन भी चाहिए इसमें। यानी जितने भी आपके भाई बहन हैं सभी मामले में, अगर अनमेरिड सिस्टर है, छोटी है, बड़ी है, इन्होंने कुछ एज क्राइटेरिया नहीं डाला है, यानी कि सभी के मामले में अगर ब्रदर सिस्टर को आपको डिपेंडेंट डिक्लेयर करना है तो डिपेंडेंसी डॉक्यूमेंट भी लगाना पड़ेगा। आपका भाई अगर पीडब्ल्यूडी है, स्टेप ब्रदर, तो उसके लिए भी आपको डेथ सर्टिफिकेट ऑफ फादर चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी एज पर राइट ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 वो आपको चाहिए, और डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन भी देना है। और इंक्लूजन ऑफ एलिजिबल डिपेंडेंट रिलेटिव इन केस फादर इज मिसिंग फॉर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 7 years। आपकी मदर और आपके भाई बहन अगर हैं उनको आपको एज ए डिपेंडेंट डिक्लेयर करना है आपके पास के अंदर। तो एक और रूल आता है कि अगर आपकी फादर यानी कोई भी रेलवे एम्प्लॉय जो है अगर 7 साल से मिसिंग है तो उसके लिए पहली कंडीशन होगी एफआईआर लॉन्च कराना पड़ेगा। अगर एफआईआर लॉन्च नहीं कराया तो ऑफिशियली उसको हम मिसिंग नहीं मान सकते, और भले से उसके 10 साल 20 साल हो जाएं, आप उसको कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है कि कोई भी सेटलमेंट बेनिफिट, कोई भी रेलवे बेनिफिट लेना हो तो सबसे पहले एम्प्लॉय अगर मिसिंग है तो आपको एफआईआर लॉन्च करानी पड़ेगी, और एफआईआर लॉन्च कराने से फिर वहां से 7 साल के बाद आपको फिर सारे बेनिफिट जो भी मिलते हैं वो मिलेंगे। तो सिमिलरली 21 नंबर पॉइंट में भी अगर फादर मिसिंग है और एफआईआर लॉन्च करा दी है तो वहां से 7 साल के बाद आपकी मदर और ब्रदर सिस्टर जितने भी उसको आप डिपेंडेंट
अगर वो है आपके ऊपर तो डिपेंडेंट आप डिक्लेयर कर सकते हो। तो इसमें कहा गया है कि इंक्लूजन ऑफ एलिजिबल डिपेंडेंट सबके लिए बात कर दी है, तो इसमें वही कहा गया है एफिडेविट साइन बाय द रेलवे सर्वेंट एंड अटेस्टेड बाय मजिस्ट्रेट रिगार्डिंग द मिसिंग। तो मिसिंग के मामले में ऑब्वियसली एफआईआर भी होगी और साथ में एक रिपोर्ट होगी, उसमें आपको एफिडेविट देना पड़ेगा और मजिस्ट्रेट का मिसिंग जो अटेस्टेड बाय मजिस्ट्रेट द्वारा अटेस्टेड किया जाएगा। जनरली एफआईआर भी मांगते हैं, यहाँ मुझे एफआईआर मिसिंग लग रहा है, एफआईआर भी होना चाहिए आपको। और डॉक्यूमेंट ऑलरेडी स्टिपुलेटेड इन रेस्पेक्टिव डिपेंडेंट, जो भी डिपेंडेंट के मामले में या जो बता दिया डिग्री है या हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट है, सिस्टर का विडो सिस्टर, तो जो भी डॉक्यूमेंट बताया गया है वो सारे सारे आपको देने पड़ेंगे, साथ में डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा। इंक्लूजन ऑफ मैरिड डॉटर इन पास पीटीओ व्हेन हर हस्बैंड इज मिसिंग फॉर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 7 years। तो आपकी डॉटर के मामले में, जैसे ब्रदर सिस्टर के मामले में अगर फादर मिसिंग है 7 साल से ज्यादा, तो इंक्लूडिंग सिमिलरली आपकी डॉटर मैरिड हो चाहे डाइवोर्सी, जो भी मामले में, डाइवोर्सी का तो होगा नहीं, मैरिड डॉटर के मामले में अगर वो उसके हस्बैंड मिसिंग है तो वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। सेम आपको जो है एफिडेविट साइन करना है रेलवे सर्वेंट एंड सेम विल बी अटेस्टेड बाय मजिस्ट्रेट रिगार्डिंग द मिसिंग पीरियड, और डिपेंडेंसी आपको डिक्लेयर देना है अगर डॉटर के बारे में भी। इंक्लूजन ऑफ डिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर इन पासपोर्ट ऑफ व्हेन स्टेप फादर इज नॉट अलाइव। अगर के ब्रदर सिस्टर जो हैं जहाँ फादर अलाउ है, स्टेप फादर सौतेले जो पिताजी हैं वो अलाउ जिंदा तो हैं लेकिन उन्होंने संबंध विच्छेद कर दिए बच्चों से, तो ऐसे मामले में भी नोटराइज एफिडेविट इंडिकेटिंग दैट द स्टेप फादर हैज सर्व द हिज कनेक्शन विद द स्टेप चिल्ड्रन। तो अगर इस तरह का नोटिस चाहिए कि जिसमें उन्होंने लिखा होगा कि उन्होंने संबंध विच्छेद कर दिए हैं बच्चों से, और साथ में डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन भी चाहिए। कंटिन्यूअस ऑफ विडो पास फैसिलिटी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि अभी तक ये रूल था कि एम्प्लॉय के बाद उसकी वाइफ को विडो पास मिलता था, और अभी रिसेंटली जो पॉलिसी आई है 2022 में, जिसमें अब डॉटर्स को भी अलाउ किया है, दोनों जो पेरेंट्स की डेथ के बाद उनके बच्चों को पास देने की बात की है, लेकिन नाम उसका विडो पास ही रहेगा। तो उसके लिए कहा गया है कंटिन्यूस ऑफ विडो पास को लगातार जारी करने के लिए आफ्टर डिमाइस ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज एंड हिज स्पाउस। अगर रेलवे एम्प्लॉय उसकी वाइफ दोनों मर गए हैं तो उसको कंटिन्यू करना आगे भी इन फेवर ऑफ मेंबर्स एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन विडो पास। विडो पास में जो एलिजिबल मेंबर हैं उनके लिए क्या कहा गया है, तो उसमें कहा गया डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द रेलवे एम्प्लॉय एंड हिज स्पाउस। रेलवे कर्मचारी और उसकी जो भी स्पाउस है उसका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर डिपेंडेंसी जहां भी लागू होता है डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन, मतलब अगर 21 साल से छोटे हैं बच्चे तो जरूरत नहीं है, लेकिन 21 साल से बड़े हैं तो डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। हायर क्लास पासेस टू ग्रुप सी पीडब्ल्यूडी रेलवे एम्प्लॉइज, अगर ग्रुप सी को जहां जहां हायर क्लास मिलता है कुछ सर्टेन मामले में, वहां सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी एज पर राइट ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 ये देना पड़ेगा। इश्यू ऑफ स्प्लिट पास इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस व्हेन द रेलवे ऑफिशियल इज अनेबल टू अकम्पनी हिज फैमिली मेंबर्स। जैसा कि आपको मालूम है कि नॉर्मली पास तो पूरा विद फैमिली मिलता है, लेकिन सर्टेन मामले में अगर मान लीजिए एम्प्लॉय किसी वजह से ऑफिशियल ड्यूटी में बिजी है, जीएम इंस्पेक्शन है, कोई इंपॉर्टेंट वर्क में हो, तो उसको अलाउ नहीं किया जाता जाने के लिए फैमिली के साथ में, तो उसको एक स्प्लिट पास 2 दिन 4 दिन के बाद अलाउ किया जाता है। तो ऐसे मामले में रिक्वेस्ट इंडिकेटिंग डिटेल रीजन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो आपको अलाउ नहीं किया है, जो भी छुट्टी अलाउ नहीं किया जो भी रीजन से, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी साथ में रीजन और फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में कि छुट्टी मेरी रिग्रेट कर दी है, जो भी है आजकल तो एचआरएम में रिग्रेट आ जाता है उसमें, तो वो आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। इश्यू ऑफ सेपरेट स्कूल पास, स्कूल सिल्वर पास टू अटेंडेंट इन सर्कमस्टेंसेस स्टिपुलेटेड इन पास। तो जैसे कि आपको मालूम है जो फर्स्ट क्लास पास होल्डर होते हैं उनको साथ में एक अटेंडेंट की सुविधा मिलती है, तो उसके लिए कहा है रिक्वेस्ट स्पेसिफाइंग रीजन, उसको वही एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, साथ में रीजन बताना पड़ेगा सेपरेट पास के लिए। Inclusion of component as per the board's letter criteria in pass PTO issued to railway employees or his family members dependent relative who are PWD। PWD के लिए कंपेनियन के लिए इन्होंने कहा गया है कि अगर आपको कंपेनियन ऐड करना है पीडब्ल्यूडी के मामले, एक कंपेनियन वो होता है जो फर्स्ट क्लास पास वालों को मिलता है, कोई भी रिटायर एम्प्लॉय होता है वो अटेंडेंट के बदले में कंपेनियन साथी किसी को भी ले जा सकता है, चाहे फैमिली मेंबर हो या बाहर हो, उसके लिए जो एज है 65 ईयर्स के बाद ले जा सकता है, और 70 के बाद ले जाता है तो उसको जो डिफरेंस है उसका 1/3 देना पड़ता है, वो कंपनी अलग है। ये जो है आपका नॉर्मली पीडब्ल्यूडी के वाइस में है, तो उसके लिए आपको वही सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ पीडब्ल्यूडी एज पर द राइट ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। कंपेनियन रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट ड्यूली साइन बाय मेडिकल, कंपेनियन की जरूरत है उसके लिए हर जो बंदा बोलेगा मैं पीडब्ल्यूडी, उसके लिए ऐसा सर्टिफिकेट के साथ मेडिकल ऑफिसर का भी
सर्टिफिकेट चाहिए कि उसको कंप्लेन की जरूरत है। अगर जरूरत नहीं है तो फिर वो आप नहीं ले जा पाए। सिर्फ सर्टिफिकेट से काफी नहीं है, आपको मेडिकल ऑफिसर जहाँ भी क्या है नोट द बिलो रैंक डिविजनल मेडिकल ऑफिसर मिनिमम रैंक, एडीएमओ का नहीं चलेगा, मिनिमम डीएमओ चाहिए इसके लिए। तो इस तरह की कुछ बातें कही हैं। और डिपेंडेंसी के बारे में जैसे ऊपर कहा गया है तो आपको फ्रीक्वेंसी बार बार नहीं देनी है, तो वहां कहा गया है कि इट विल बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पास अकाउंट होल्डर टू इमीडिएटली इंटीमेट रेस्पेक्टिव पास इशूइंग authority as and when the any beneficiary moves out of dependency criteria। तो डिपेंडेंसी को बार बार मांगा, फ्रीक्वेंसी के लिए मना किया कि आपको बार बार नहीं देना है। तो इसमें कहा गया है जो भी पास इशूइंग अकाउंट होल्डर है, जो भी रेल एम्प्लॉय है, डिपेंडेंसी जिसने भी उसने मेंबर का नाम लिखा है, वो अगर किसी वजह से डिपेंडेंसी क्राइटेरिया के बाहर होते हैं, उनकी इनकम हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे मैं बताता हूँ, डिपेंडेंट जो रेलवे एम्प्लॉय की बात हो रही है, तो उसके लिए नियम ये है कि कोई भी कर्मचारी का जो बेसिक है उसका 15% यानी 15% बेसिक पे, या जो मिनिमम पेंशन है आपका आज की तारीख में 7 पीसी में, वो है 9,000 प्लस डीए, दोनों को मिला के जो भी अमाउंट आता है, यानी 15% मतलब 1 लाख है तो 1 लाख का 15% होता है 15,000 रुपया। और 9,000 प्लस डीए जो होता है वो अराउंड 13,500 के आसपास होगा। तो वो दोनों में से जो एम्प्लॉय, यानी यहाँ 15,000 ज्यादा होता है तो 15,000 से अधिक नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर किसी 50,000 है, 50,000 का 15% काफी कम हो जाता है, 7,500 होता है। और यहाँ 9,000 प्लस डीए जो होता है वो 13, तो 13 यानी जो भी अमाउंट है एम्प्लॉय का 15% या 9,000 प्लस डीए, इनमें जो भी अमाउंट ज्यादा होगा उस अमाउंट से ज्यादा डिपेंड उसकी इनकम नहीं होनी चाहिए फ्रॉम ऑल सोर्सेस। वो डिपेंडेंट की डेफिनेशन है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं आराम से डिपेंडेंस की डेफिनेशन को समझने के लिए। और ये भी कहा गया है कि इनकरेक्ट डिक्लेरेशन suppression of information if detected will result in deterrent punishment to railway employees and forfeiture of pass facility in other cases। पास और टीए अलाउंसेस जो होते हैं वो सीरियस मामले माने जाते हैं। पास के अंदर किसी भी तरह का छोटी भी गलती करने पर मेजर पेनल्टी चाहिए देने का प्रोविजन है। तो पास में कोई भी गलत इंफॉर्मेशन या गलत बेनिफिट लेने की कोशिश ना करें। और अगर जो रिटायरमेंट वाले मामले हैं उनको फिर उनकी पास फैसिलिटी बंद की जा सकती है, ये रेलवे बोर्ड ने 7वें पैरे में कहा है। अब डिपेंडेंट की ये डिक्लेरेशन एनेक्स 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसमें कहा गया है कि अगर एम्प्लॉय है, रिटायर एम्प्लॉय जो भी, वो यहाँ लिखेगा आई उसका नाम लिखेगा, सर्व एज ए डेजिग्नेशन यहाँ आएगा आपका खाली ब्लैंक में। हीरो है डिक्लेयर द फॉलोइंग पर्सन इज अ डिपेंडेंट ऑन मी एज पर द रेलवे सर्वेंट पास रूल। अगर एम्प्लॉय होगा तो यहाँ लिखेगा, और विडो है उसकी तो यहाँ लिखेगी आई, उसका नाम लिखेगी, और फिर उसका हस्बैंड के साथ या बच्चे से क्या रिलेशन है वो बताएगा, फिर उसके हस्बैंड का नाम आएगा और डेजिग्नेशन यहाँ आएगा और ये लिखेगा, और फिर यहाँ नाम, डिपेंडेंट की क्या एज है, उसका क्या रिलेशन है, और उसकी मंथली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज बताना पड़ेगा, सभी स्रोतों से क्या आए हैं ये, जो कि कर्मचारी के बेसिक से 15% से कम होनी चाहिए, या 9,000 प्लस डीए जो अभी 58% चल रहा है उससे कम, दोनों में से जो भी ज्यादा है उससे कम होनी चाहिए। उससे ज्यादा है तो डिपेंडेंट नहीं माना जाएगा। साथ में उसको एम्प्लॉय को अपनी बेसिक बतानी है, और फिर इसमें डिक्लेयर करना है कि आई फर्दर डिक्लेयर दैट इफ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स फर्निश्ड बाय मी इज आर फाउंड फॉल्स एक्शन एज पर रूल्स में भी टेकन। अगर गलत इंफॉर्मेशन दी है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। द डिक्लेरेशन शैल बी सबमिटेड बाय द सर्विंग रिटायर्ड एम्प्लॉय और widower of the deceased railway employee or the eldest beneficiary eligible to be included in pass in case of continuation of widow pass। यानी अगर कर्मचारी है तो वो देगा, रिटायर हो गया तो रिटायरमेंट पीआरसीपी का वो देगा, विडो पास ले रही है तो विडो देगी, या फीमेल एम्प्लॉई है तो उसका हस्बैंड देगा, या फिर विडो पास स्कीम के तहत दोनों अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है तो जो भी एलिजिबल जो एल्डेस्ट, जो सबसे बड़ा जीवित जो एल्डेस्ट मेंबर को इंक्लूड किया वो देगा। इसमें एक इश्यू आता है डिपेंडेंस के ऊपर, कई लोग कंफ्यूज होते हैं डिपेंडेंट के ऊपर, तो मैं थोड़ा सा डिपेंडेंट के ऊपर बात करूं इसके आगे कि लोग कंफ्यूज ना हो जाए डिपेंडेंसी के ऊपर। तो एक तो मैंने डेफिनेशन बता दी, डिपेंडेंस की डेफिनेशन के लिए आपकी जो इनकम है वो इंपॉर्टेंट रहेगी, और प्लस डिपेंडेंट की जो इनकम है दोनों रहेगी। और डिपेंडेंट्स में कौन कौन इंक्लूड होते हैं जरा मैं बता दूं, यहाँ पिछले वीडियो में मैंने बता चुका था, ये आपका पिछला वीडियो में मैंने रेलवे बोर्ड का 110/2018 110/2018 में बताया था कि वीडियो पीआरसीपी में जो इंक्लूड होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि एज फार एज पीआरसीपी इज कंसर्न इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन कॉलम 3(1) ऑफ शेड्यूल 4
PRCP can be issued to railway servant for self, wife, husband and children only subject to the same condition। ये विडो के लिए भी कहा गया था कि विडो पास में भी कॉलम 3(2) of Schedule 5 widow pass can be issued on same terms and condition as are applicable to previous pass account except dependent relative are not eligible। इसको मैं अगर आप देख लूं PRCP, ये आप देखिए हमारा पास मैनुअल है पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट पास। इसमें आप शेड्यूल कॉलम 3 जो उसमें बताया था, कॉलम 3 में क्लियर लिखा हुआ है कि पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीट पासेस issued are issued to railway servant for self, wife, husband and children only subject to the condition। तो यहाँ डिपेंडेंट को अलाउ नहीं है। और यह बात अगर हम हिंदी में देखें तो यहाँ हिंदी में कहा गया है कि सेवोत्तर मानद पास रेलवे सेवकों को स्वयं उनके लिए, उनकी पत्नी, पति और उनकी संतान के लिए उन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए जारी किए जाते हैं जो सेवारत रेलवे सेवकों को लागू होंगे। यानी यहाँ पे भी डिपेंडेंट नहीं है। और विडो पास की हम बात करें तो विडो पास में कहा है डिपेंडेंट रिलेटिव आर नॉट एंटाइटल्ड टू बी इंक्लूडेड इन सच पासेस। और ये अगर हिंदी में मैं पढ़ दूं, ऐसे पासों में आश्रित संबंधी शामिल नहीं की जाएंगे, ऐसे पासों में आश्रित संबंधी शामिल किए जाने के हकदार नहीं है। डिपेंडेंट जो होंगे अलाउ नहीं होंगे। तो इसमें ये कहा गया था, जो मैंने आपको वीडियो बताया था, इसमें लीगली डाइवोर्स डाटर जो है आपके विडो डाटर, इनको एज ए फैमिली मेंबर 2003 में गलती से इन्होंने डिपेंडेंट रिलेटिव कर दिखा दिया था, जिसको रेलवे बोर्ड ने 2018 में क्लियरफाई किया है कि चूंकि PRCP यानी पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट पासेज जो होते हैं, यानी रिटायरमेंट के बाद जो रेलवे कर्मचारी को मिलता है पास, और विडो पास जो मिलता है विधवा पास, उसमें चूंकि डिपेंडेंट अलाउ ही नहीं है, इसलिए विडो डाटर्स और डाइवोर्स डाटर को एज ए फैमिली मेंबर ऐड करना है। उसमें लिखा भी है कि आप संतान को ऐड कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ इन्होंने ये जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कई लोग लिख रहे हैं कि सर्विंग एट रिटायर्ड। तो रिटायर्ड के मामले में डिपेंडेंट कौन होगा, तो मैं बता दूं, रिटायर्ड एम्प्लॉय के बाद अगर विडो डाटर, डाइवोर्स डाटर है आपको, तो आपके लिए फॉर्म की जरूरत है। अदरवाइज आपको, अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों हैं तो फिर आपको भी भरना नहीं है। तो रिटायर्ड के मामले में और विडो पास के मामले में, विडो के लिए ये जो फॉर्म है डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन का, ये सिर्फ और सिर्फ अगर आपके परिवार में विडो डाटर और डाइवोर्सी डाटर है तो उनके लिए लागू होगा, नहीं है तो ये आपको लागू नहीं होगा। बाकी सर्विंग एम्प्लॉय जितने भी हैं, चाहे ऑफिसर हैं कोई भी है, तो उनके लिए यहाँ पर विडो मदर, ब्रदर्स, सिस्टर्स और आपके उनके लिए लागू है। इसमें विडो डाटा, डाइवोर्स डाटा उसमें भी नहीं है, क्योंकि वो आपके फैमिली मेंबर में आ जाएंगे। लेकिन डिपेंडेंसी दिखाने के लिए फिर आपको ये दिखाना पड़ेगा, अगर वो फैमिली एज ए फैमिली मेंबर ऐड कर रहे हैं तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा। बाकी आपकी मदर अगर विडो है, डाइवोर्सी है, और ब्रदर सिस्टर जो भी हैं, उनके लिए आप दिखा सकते हैं सर्विंग एम्प्लॉय। तो ये मुझे एक थोड़ा क्लियर करना था कि डिपेंडेंसी में, डिपेंडेंट में कौन कौन आएंगे और डिपेंडेंसी क्राइटेरिया क्या है। तो आज के इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से काफी बातें आपकी क्लियर हुई। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं कि मैंने जो बातें आज की वीडियो में बताई, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, कृपया इसको ऑफिशियली ना माने। तो इस तरह मेरी वीडियो देखते रहें, साथ ही ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर और लाइक भी करें। शेयर करने से लोगों की जानकारी मिलेगी। और चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।